लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से किसी इतने पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट वो सामने आए और इस तरह से बयान दे तो उसमें झूठ की गुंजाइश कम होती है। तो मुझे लगता है कि इस बार सचमुच में बगदादी मारा गया है। लेकिन कई चीज़ें हैं जिनको लेकर सवाल लोग पूछ भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। तो आज कोशिश करूंगा उन सारे सवालों के जवाब, ये पूरी कहानी आप तक रख सकूं। लेकिन बगदादी की मौत को समझने के लिए उसकी ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है कि आखिर अचानक ओसामा बिन लादेन या अल जवाहिरी के बाद सबसे खूंखार आतंकवादी बगदादी कैसे बना। बगदादी के नाम से ही जैसा जाहिर है कि ये बगदाद का रहने वाला है, मतलब इराक़ का। हालांकि इसके नाम बहुत सारे हैं। इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अली बदरी, ये इसका एक नाम है। उर्फ़ अबू बकर अल बगदादी, उर्फ़ इनविजिबल शेख, उर्फ़ डॉक्टर इब्राहिम। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन बगदादी जो इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ अबू बकर अल बगदादी, ये बताता है कि ये बगदाद का रहने वाला है, इराक़ी नागरिक है। नॉर्थ बगदाद में पैदा हुआ बगदादी। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे फिर इसका जो रुझान था वो ओसामा बिन लादेन की तरफ था। ओसामा बिन लादेन का ये भक्त था और यही वजह है कि धीरे धीरे फिर इसने ओसामा बिन लादेन को अपना गुरु मानते हुए अलकायदा इराक़ का ये चीफ बन गया। 2006 में ऑलरेडी अलकायदा इराक़ का चीफ था। उसके बाद ये अलकायदा के लिए काम करता रहा। इस बीच में अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट में शामिल हुई। सद्दाम हुसैन को हटाया गया। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक़ में अजीब तरह की एक हालत हो गई। वहाँ बेरोज़गारी, फूट, अलग अलग गुट बहुत सारे आपस में लड़ने लगे। सत्ता पे कौन बैठेगा, शिया और सुन्नी की भी वहाँ पे बातें होने लगी। तो इन सारी चीज़ों में ये हुआ कि फिर जो सद्दाम हुसैन के अपने आर्मी के लोग थे वो भी बहुत सारे बागी हो गए, कुछ इधर गया कुछ उधर गया। उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया बगदादी ने। जब ये उथल पुथल चल रहा था तब उसने बगदाद में जो सद्दाम की बात पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और ख़ासतौर पे सेना में, उनको धीरे धीरे अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। लेकिन खुल के ये काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक तो अलकायदा का चीफ था, दूसरी तरफ ये अमेरिका अलकायदा के ख़िलाफ़ हाथ धो के पड़ी हुई थी। लेकिन गोल्डन चांस मिला बगदादी को 2011 में, 2011 में। हालांकि 2006 से ही इन जो सद्दाम के सिपाही थे, जो आर्मी के लोग, उनको अपने साथ मिलाता रहा, लेकिन इसे बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ये चाहता था कि इराक़ की सत्ता पे काबिज़ हो और वहाँ पे इस्लामिक रूल हो पूरी तरीके से, और ये अपने आप को खलीफा बनाए, खिलाफत राज हो। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके पास ना ताकत थी, ना संसाधन था, ना पैसे थे। और फिर अमेरिका की जो फ़ौज थी वो इराक़ में ही थी। 2011 में धीरे धीरे खेप में अमेरिकी सेना जो है वो इराक़ से निकल गई और इराक़ में फिर चुनाव हुआ। इराक़ में दूसरी पार्टी आई, पहली बार वहाँ शियाओं की सरकार बनी। सद्दाम हुसैन सुन्नी था। तो उसके बाद जब 2011 में सरकार आई और बल्कि उससे पहले अमेरिका की जब फ़ौज चली गई 2011 में, तब बगदादी को खुलकर खेलने का मौका मिला। क्योंकि अमेरिका से डर था लेकिन अमेरिकी सैनिक जा चुके थे। फिर इसने अपनी वो पूरी एक आर्मी बनानी शुरू की और तब पहली बार फिर इसने अलकायदा से हटकर नाम रखा ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़। लेकिन कई साल तक जूझता रहा, इसको बहुत बड़ी कोई कामयाबी नहीं मिली, इराक़ पे कब्ज़ा भी नहीं कर पाया। तो ये मायूस हो गया और मायूस होने के बाद इसने कहा कि चलो सीरिया चलते हैं। उस वक्त सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। सीरिया के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बशर अल असद, उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे गृह युद्ध कुछ लोगों ने मोर्चा खोल रखा था, जिसमें फ्री सीरियन आर्मी थी, अलकायदा का भी एक विंग वहाँ काम कर रहा था। लेकिन वहाँ इशू ये था कि एक जो विरोधी थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वो सब चाहते थे कि बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट, उनका तख्ता पलट किया जाए और नई सरकार बने। यहाँ पे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। अमेरिका जो है वो भी बशर अल असद के ख़िलाफ़ वो चाहती थी कि फ्री सीरियन आर्मी की सरकार बने। लेकिन रशिया और बाकी कुछ मुल्क, वो बशर अल असद के दोस्त, वो चाहते थे कि नहीं, बशर अल असद रहे। और इन सब में कैसे फ़ायदा होता है उन लोगों का जो आगे चल के नासूर बनते हैं, ये उसकी मिसाल है। बगदादी इराक़ से मायूस होकर सीरिया पहुंचा और सीरिया में इसने गृह युद्ध में शामिल हो गया। ये फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने लगा। इस दौरान में एक ऐसा मौका आया कि फ्री सीरियन आर्मी के जो जनरल थे, उन्होंने बाकायदा एक अपील की पूरी दुनिया से कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद,
उसका तख्ता पलट होना चाहिए। और उस वक्त आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे तानाशाहों के तख्ता पलटे गए थे, तो लगा ये हवा वहाँ तक पहुँचेगी और बशर अल असद की सरकार भी जाएगी। तो बहुत सारे मुल्क, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के लिए आगे आया। और उसी दौरान में जब ये पहली बार कहा कि जो फ्री सीरियन आर्मी का जनरल था उसने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए, पैसे नहीं है, तो अगर हमें ये चीज़ें ना मिली तो शायद हम एक हफ्ते में ये जंग हार जाएंगे। तो बहुत सारे जो मुल्क थे वो नहीं चाहते थे कि हारे। उसमें अमेरिका था, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, कतर, इन सब ने फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने का फैसला किया। और इन्होंने उसके बाद, इस अपील के बाद, अचानक बेशुमार हथियार, इनके लोगों को ट्रेनिंग देना, पैसे, लेटेस्ट वेपन, टैंक, टैंकर, तोप, सब देने शुरू कर दिए फ्री सीरियन आर्मी को। अब ये हथियार तो आए फ्री सीरियन आर्मी के पास, और फ्री सीरियन आर्मी से जुड़ा हुआ था बगदादी, और यहीं से बगदादी का नसीब पलट गया। इन हथियारों, इन पैसों का इस्तेमाल उसने फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए शुरू कर दिया। तो गलती से जाने अनजाने अमेरिका ने भी पूरी मदद कर दी बगदादी को पैदा करने में, क्योंकि जो हथियार अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, कतर के ज़रिए फ्री सीरियन आर्मी तक पहुंचा, एक्चुअली वो हथियार बगदादी तक पहुंचा। बगदादी के लोगों ने बाकायदा इन मुल्कों की आर्मी के साथ ट्रेनिंग ली, पैसे आ गए, हथियार आ गए। अब बगदादी के पास देखते ही देखते करीब 15,000 की एक पूरी सेना तैयार हो गई, जो कायदे से फ्री सीरियन आर्मी का हिस्सा थी और कायदे से बशर अल असद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी थी। लेकिन बगदादी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसका असल में मकसद था पहले इराक़ पे अपनी हुकूमत कायम करना, फिर सीरिया पे, इसके बाद धीरे धीरे टर्की और बाकी जगहों पे, और इन मुल्कों को मिलाकर वो एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था, देश, और अपने आप को ये खलीफा बनाना चाहता था। तो खिलाफत राज हो, खलीफा मतलब ये सारे देश का इकलौता एक ही प्रधान। तो जब ये सारी पैसे, हथियार सब इसको मिल गए, तब इसने 2014 में 2014 में पहली बार अपना रंग दिखाया। और वो रंग ये था कि इसके बाद इसने आतंकवाद की तरफ कदम बढ़ाया, और दुनिया को फिर डराने के लिए पहले तो ये कि इसका नाम हो और लोग इसे जाने, तो उसमें सबसे दहशत की चीज़ ये होती कि ऐसा कौन सा खूंखार काम करे। तो पहली बार आतंकवाद की तस्वीरें ऐसी इसने जारी की कि दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो नारंगी रंग के कपड़े में किसी जर्नलिस्ट का सर काटना, बाकी जो इसके विरोध में हैं उनको गोली मारना, जिंदा जलाना, पिंजरे में कैद करके आग लगा देना, बारूद से भरे हुए कार में बिठाकर रिमोट से कार को उड़ा देना। तो ये सारी तस्वीरें आनी शुरू हुई। तब लोगों को लगा कि वाकई बगदादी कौन है। और इसके बाद अमेरिका को भी समझ में आया कि जाने अनजाने जो भी उसने हथियार और बाकी चीज़ें फ्री सीरियन आर्मी के लिए भेजी थी, वो बगदादी के हाथ में लग गया। इसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक हम सब जानते हैं बगदादी का कहर। दुनिया भर के कई देशों में उसने आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया। एक दौर में इराक़ में लगभग उसका पूरा कब्ज़ा हो गया था, लेकिन फिर खैर पीछे हटाया नाटो फौजों ने। सीरिया में एक बड़े इलाके पे उसने कब्ज़ा कर लिया, धीरे धीरे फिर खैर उसको हटाया। मोसूल तक उसकी आखिरी बड़ी कामयाबी थी, लेकिन मोसूल ही उसकी ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुई, क्योंकि मोसूल के बाद लगा कि अब बगदादी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बाकी देश को भी लगा कि इसको रोकना चाहिए। इसके बाद फिर बगदादी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चला और धीरे धीरे बगदादी का साम्राज्य ख़त्म होना शुरू हुआ। 2017 अक्टूबर के बाद एक तरह से बगदादी लगभग कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन इस दौरान में बगदादी के मरने की अलग अलग, पहली आई खबर मई 2017 में कि रशिया के एक केमिकल अटैक में बगदादी मारा गया, ज़ख्मी था। फिर दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार, ऐसी करके 6-7 मौतों की तो खबर आई उसकी। लेकिन फिर कभी वो ऑडियो जारी कर देता, कभी कुछ और बता देता। हालांकि बगदादी की जो तस्वीर है दुनिया ने सिर्फ 2 बार देखी। एक 2014 में जब उसने पहली बार एक मस्जिद में बैठकर अपने आप को खलीफा घोषित किया था और बाकायदा उसका वीडियो था, और दूसरी बार एक और जगह एक कमरे में हथियार के साथ वो बैठा हुआ बात कर रहा है। तो ऐसी 2 तस्वीरें ही उसकी दुनिया के सामने आई। इसके बाद कोई तस्वीर नहीं आई। वो अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेके वो सारे वही काम और तरीके अपनाता था जो उसामा बिन लादेन अपनाता था, और इसीलिए उसामा बिन लादेन 9/11 के बाद भी 10 साल तक अमेरिका के नज़रों से बचा रहा। तो चूँकि चेला था तो वो सारे गुण अपनाता था
इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल कम करता था, फ़ौरन अपने जगह बदलता था। लेकिन धीरे धीरे उसके लोग भी मरते गए और कुछ भाग गए, तो ये कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ, दायरा सिमटता गया। जो जीते हुए हिस्से थे इराक़ के या सीरिया के, वो हाथ से निकलते गए। तो आखिर में बगदादी बहुत कमज़ोर होता गया। फिर उसको कुछ बीमारियों ने भी घेर लिया। उसको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी। ऐसे में इलाज की ज़रूरत होती है। अब वो दुश्मनों के बीच में चारों तरफ से अमेरिकी और नाटो फ़ौज, उधर सीरियन जो प्रेसिडेंट है बशर अल-असद की फ़ौज, ये सब भी उसको पीछे है, ढूंढ रही है। $10 मिलियन सर पे इनाम है। तो इन चीज़ों ने भी उसको थोड़ा सा, उसकी मूवमेंट को भी कम कर दिया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उनका टारगेट यही था, ओसामा बिन लादेन और अल-जवाहिरी के बाद की बगदादी का खात्मा। तो लगातार लगे हुए थे, कई बार इनपुट मिले, कई बार जगह, लेकिन वो बच गया, क्योंकि बगदादी एक जगह ज़्यादा टिकता नहीं था। और उसे ये भी पता था कि सैटेलाइट के थ्रू पकड़ा जाएगा या मूवमेंट होगा, मुखबरी हो जाएगी। तो बहुत कम लोगों पे भरोसा करता था। और ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की भी खासियत थी, बहुत कम, मतलब सिर्फ 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपके राजदार हैं, आपके बारे में पता अगला कदम क्या होगा। बगदादी यही करता था, इसलिए उसकी जानकारी बाहर आती नहीं थी। मूवमेंट के लिए ये ऐसी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था जिस पे कभी किसी को शक ना हो। जैसे कोई सब्ज़ी की गाड़ियाँ जा रही है, उस सब्ज़ी की बोरी के नीचे तक वो बैठ के और लेट कर गया है। तो ऐसे ऐसे तरीके जिससे किसी को शक ना हो कि बगदादी ऐसे भी मूव कर सकता है, तो वो उन रास्तों को, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि तमाम कोशिश के बावजूद वो बचा रहा। लेकिन बगदादी की इस आखिरी अंजाम की असल में जो शुरुआत हुई थी, ये अभी अक्टूबर में नहीं हुई थी, बल्कि ये फरवरी 2018 में ही हो गई थी। जैसा मैंने कहा कि बगदादी के 2-3 ही बहुत ख़ास क्लोज़ जो राजदार थे, जिन्हें बगदादी के बारे में सब कुछ पता होता था, उसका दिमाग कब क्या सोचता है, क्योंकि आप जब साथ होते हैं तो बहुत सारी कमज़ोरी और ताकत दोनों का आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो एक बगदादी का बहुत ही ख़ास राइट हैंड कमांडर हुआ करता था, जिसका नाम था इस्माइल अल-इथावी। इस्माइल अल-इथावी कई बार बगदादी जब इंजर्ड हुआ, बीमार हुआ, तब भी उसको लेके इधर से उधर गया। किस तरीके से बगदादी ट्रैवल करता है उसे ये भी पता था। बगदादी कैसी जगहों पे छुपने को प्राथमिकता देता है उसे ये भी पता था। इत्तेफाक से ये जो कमांडर इस्माइल अल-इथावी था, ये फरवरी 2018 में टर्की की जो सेना है उसके हत्थे लग गया और टर्की ने इसको पकड़ लिया। टर्की में लेकिन चूँकि उसके ख़िलाफ़ कुछ मामला था नहीं और इराक़ को तलाश थी इस्माइल की, अमेरिकी भी इसको ढूंढ रहे थे, तो उसने इराक़ के हवाले कर दिया इस्माइल को। जैसे ही इराक़ के हवाले किया और अमेरिका को पता चला, तो इराक़ में आमतौर पर ऐसी जो बड़ी चीज़ें होती हैं, इराक़ अपना खुद फैसला नहीं लेता। वहाँ की सरकार बहुत कमज़ोर है, इस वक्त भी आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो वो सीधे सीधी मुँह उठाकर देखते हैं अमेरिका की तरफ। तो उन्होंने अमेरिका को बताया कि एक बगदादी का बहुत ख़ास बंदा है जो सबसे अहम जानकारी दे सकता है। तो जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लोग फिर अब कमांडर इस्माइल तक पहुँचे। उससे हफ्तों महीनों पूछताछ हुई, एक एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो बगदादी के बारे में उन्होंने पता करना शुरू किया। और उसी इथावी से इन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली जो इनको बगदादी तक पहुँचने में सबसे कारगर साबित हुई। ये इथावी था जिसने एक इशारा दिया था कि बगदादी के जो मूवमेंट हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं और ये एक सीरिया में, अब इराक़ से तो निकल चुका था मौसूल के बाद, तो सीरिया में पहले रक्का में था, फिर और भी कई जगह था, लेकिन इसने टर्की बॉर्डर से मुश्किल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक इदलिब में जगह है बारिशा। तो उसने कहा कि वो बारिशा इसलिए महफूज जगह है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक सन्नाटा रहता है, बीच में कुछ बस्ती है और वहाँ पे प्राकृतिक तौर पे बने हुए बहुत सारे गुफा हैं। तो उस गुफा में अगर आदमी निकल जाए तो फिर पकड़ना मुश्किल है। तो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट था ये जगह। तो उसने बताया कि जब उससे बात हुआ करती थी तो अबू बकर बगदादी जो है वो उसको कुछ लोकेशन बताता था कि कौन कौन सी जगह सेफ़ है, कि कभी तुम हो या मैं हूँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तब उन जगहों में एक जगह इस बारिशा का नाम भी उसने लिया था। इस बारिशा की जब जानकारी मिली तो फिर उसी वक्त से CIA की टीम पूरी लग गई और उनकी अपनी पूरी जो कुर्दिश के जो जासूस थे, कुर्दिश की जो सेना थी, उनसे इन्होंने मदद लेनी शुरू की इस पूरे लोकेशन के बारे में। और इस लोकेशन के बारे में जब मदद लेनी शुरू की तो फिर उनके जासूसों के ज़रिए जो उनको जानकारी मिली तो उन्हें लगा कि बगदादी का मूवमेंट जो है वो इस बारिशा इलाके के आसपास है।
फिर इसके बाद इसमें CIA से ज़्यादा जो बड़ा रोल प्ले किया था वो एक्चुअली कुर्दिश के जासूसों ने किया। कुर्दिश जो सीरिया की एक वो भी लड़ाई लड़ी थी बशर अल असद के ख़िलाफ़, तो अमेरिका उनकी मदद कर रहा था, तो कुर्दिश अमेरिका की मदद कर रहे थे। बगदादी कुर्दिश के ज़्यादा करीब जा सकता था, और करीब था इसलिए कि बगदादी ने भी शुरू में फ्री सीरियन आर्मी के लिए जो लड़ाई लड़ी तो वो बशर अल असद के ख़िलाफ़ ही लड़ाई थी जो प्रेजेंट है। कुर्दिश भी साथ में थे, तो कुछ कुर्दिश भी जो है वो बगदादी के जानने वाले थे। तो ऐसे ही एक उनका जासूस जो है वो किसी तरीके से इस बारिशा इलाके में पहुंचता है। अब ये पता करना था कि वहाँ वो वाकई बगदादी है कि नहीं है। तो कहते हैं कि फिर वहाँ पे वो गया और बगदादी की कुछ चीज़ें उसने किस्तों में चुरा चुरा कर बाहर लाया। उनमें से एक बगदादी का अंडरवेयर भी था, और उन सारी चीज़ों को फिर अमेरिकी जो CIA की टीम थी उसके हवाले किया। लास्ट में फिर वो सारी चीज़ों के ज़रिए ये पुख्ता हो गया कि ये बगदादी है। फिर उसकी हाइट, वेट, सारी चीज़ें जो इनके पास डेटा सारा जमा था, तो ये भी सारी चीज़ें हो गई, पूरी हो गई। फिर इन्हें अचानक खबर मिली अभी 4 से 5 दिन पहले, बल्कि 4 दिन पहले, कि बगदादी शायद इस जगह से भी अब निकल कर जाने वाला है और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से कहीं और मूव कर जाएगा। तो अब इनके पास टाइम कम था, बस एक चीज़ पुख्ता होना था कि उसमें बगदादी है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस जगह ये जो सुरंग जैसी जगह पे जहाँ ये रह रहा था उसके आसपास आम लोगों की भी बस्ती थी। बगदादी का शुरू से ये स्टाइल रहा कि वो जहाँ रहता था वहाँ पे थोड़ी बस्ती हो आम लोगों, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है या हमला करता है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखेगा कि आम लोग ना मारे जाएँ। तो आम लोग ना मारे जाएँ तो इसलिए वो वहाँ पर बम नहीं गिराएगा। तो बगदादी उसको अपना ढाल बना कर रखता था। तो ये भी था कि आम लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन पुख्ता जानकारी थी। और दूसरी ये थी CIA के पास कि अगर अब मौका गंवाया तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, उसका दूसरा लोकेशन पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि साल हो गए उसको ढूंढते हुए। फिर ये फैसला होता है, व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलती है कि नहीं, इस बार मौका नहीं गंवाना है, और लोकेशन आइडेंटिफाई हो चुका था। इसी के बाद करीब 8 हेलीकॉप्टर में 70 जो इनके सील कमांडो स्पेशल जो अमेरिकी आर्मी के जो ये एक विंग है पूरा, जो ऐसे ऑपरेशन में महारत हासिल है जिसको, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ के जो सीरियन टाइम था लोकल, करीब रात के 10:30 बजे थे, और वहाँ पे पहले वो बमबारी करते हैं और उसके बाद आम लोगों को वहाँ से निकलने का मौका देते हैं। चूँकि सीरिया में आमतौर पे इस तरह की बमबारी ऑपरेशन पिछले कुछ सालों से, बल्कि 2014 से 5 सालों से आम बात है। गृह युद्ध में झेल रहा है तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उस दिन पहली बार लोगों को लगा कि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है बल्कि कुछ बड़ा है। तो लोग वहाँ से भागे। इसके बाद बमबारी के बाद कमांडोज नीचे उतरते हैं। सुरंग का एक रास्ता था, लेकिन अब एक ख़तरा ये भी था कि ISIS की जो काम करने का जो तरीका है, एक तो वो लोग आत्मघाती जो बेल्ट है वो हमेशा पहने रहते हैं, ह्यूमन बॉम्ब एक तरह से बन के। तो ये भी था कि उस गुफा में कहीं दरवाजे पे, दीवारों पे, ज़मीन के अंदर बारूदी सुरंग ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बारूद का ही इस्तेमाल करता है ISIS के लोग जो है। तो सारे ऊपर से तो तहस नहस कर दिया। अब नीचे उतर के जाना सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम था, क्योंकि वो अगर मर रहे हैं या मरने वाले हैं और उन्हें पता है कि अब ज़िंदा नहीं बचेंगे, तो फिर उनका ये भी कि जितना नुकसान करके मरो वो बेहतर होगा। तो ये भी सोच थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा स्टडी कर रखा था। तो दरवाजे की बजाय फिर ये लोग तय करते हैं कि पीछे का जो दीवार है उसके हिस्से से जाया जाए, और इसलिए दीवार को बॉम्ब से उड़ाते हैं। तब तक बगदादी को पता था। उसके बाद वो सुरंग के रास्ते भागता है। दूसरा एक मुहाना था, लेकिन बमबारी में वो सुरंग का रास्ता वो वाला बंद हो जाता है। तो बगदादी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के अंदर कमांडोज को उतारना जोखिम भरा था। इसी के बाद इनके साथ उसमें जो ऑपरेशन में गए थे हेलीकॉप्टर में सारे, तो इनका एक K9 डॉग स्क्वाड है, अमेरिकन आर्मी का ही हिस्सा है, जो कहते हैं कि बहुत ही मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा इस तरह के जंग के माहौल में कारगर कुत्ते होते हैं ये। जब डोनाल्ड ट्रंप कहीं किसी देश या किसी और जगह पे जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी K9 डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बारूद सूंघने में, हथियार सूंघने में, बाकी चीज़ों के लिए। तो इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि इनको बाकायदा ऐसे डमी जंग के माहौल में ले जाया जाता है। इनको बारूद, गोलियों की आवाज़, धमाकों की आवाज़ इन कुत्तों को सुनाई जाती है ताकि ये फेमिलियर हों, डरे नहीं। तो अब ये था कि उस सुरंग में किसको भेजें। कमांडोज के जाने का खतरा था, कोई बारूदी सुरंग भी हो सकता है, अंदर बॉम्ब भी हो सकता है, या कोई ज़िंदा बचा अगर बगदादी है तो वो ख़ुद को उड़ा के इनको भी मार सकता है। तो उसी के बाद फैसला होता कि K9 डॉग्स को भेजा जाए।
इंसानों की बजाय चलो कुत्तों को भेजते हैं। तो कुत्ते अंदर पहुंचते हैं, तब तक बगदादी ज़िंदा था। और ये कुत्ते बड़े खूंखार होते हैं। कुत्तों ने फिर दौड़ना शुरू किया। बगदादी कुत्ते की उल्टी की तरफ दौड़ना शुरू किया, जिधर से कुत्ते आ रहे थे उसके दूसरी तरफ। लेकिन आगे सुरंग का मुहाना बंद था, रास्ता कोई बचा नहीं था। कुत्ते नज़दीक आ रहे थे। वापस अब दो ही रास्ता था बगदादी के पास, या तो कुत्तों की तरफ वापस मुड़ कर आए या खुद को उड़ा ले। क्योंकि बगदादी की एक चीज़ और भी थी कि वो हमेशा जो है आत्मघाती बेल्ट पहने होता था अपने बदन पर। मतलब ये उसके साले का एक इंटरव्यू भी आया, तो उसका शुरू से था कि किसी फोर्सेस के हाथ में मुझे नहीं पकड़ना है ज़िंदा, अगर ऐसी कोई नौबत आए तो अपने आप को उड़ा लेना है। तो बगदादी के सामने उस वक्त दो ऑप्शन थे, उन कुत्तों की तरफ मुड़ना या फिर खुद को उड़ाना। उसके साथ 3 बच्चे भी थे, बट उसने दूसरा ऑप्शन चुना, उसने खुद को उड़ा लिया और उस ब्लास्ट में 3 बच्चे भी मारे गए। हालांकि वो बच्चे उसके थे या किसी और के, ये अभी पता नहीं। उनमें से एक कुत्ता भी ज़ख्मी हुआ, जिसकी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है। हालांकि उसका नाम नहीं बताया, एक पता नहीं क्या है कि नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन तस्वीर जाहिर कर दी। शायद ये हो सकता है इंसान और कुत्तों में यही फ़र्क है कि इंसान का चेहरा पहचाना जाता है, कुत्ते वो जो इनके K9 ग्रुप्स में शायद उन सब की शक्ल एक जैसी है। तो इसके बाद खैर जो वहाँ पे टीम थी, सब कुछ जब क्लियर हो जाता है तो अपने साथ एक जो शॉर्ट तरीका होता है DNA का, उस मशीन के ज़रिए वो वहीं पे स्पॉट पे DNA टेस्ट करते हैं, तो वो मैच कर जाता है। फिर वो वहाँ से जो जाहिर सी बात है धमाके में सब कुछ उड़ चुका था, तो जो चीथड़े होते हैं लाश के, उसके टुकड़े समेटे और ले गए। फिर उन्होंने दोबारा उसका DNA किया, फिर 100% मैच किया। और उस DNA को मैच कराने में उस बगदादी का जो अंडरवेयर जो कुर्दिश जासूस लेकर जिसने CIA को सौंपा था, वो बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। और उस DNA के फिर दोबारा मैच करने के बाद ही कहते हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये वाइट हाउस में बताया गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और इसी के बाद फिर पूरी दुनिया को बताया गया कि बगदादी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये बगदादी के ज़िंदगी से लेकर मौत तक की कहानी थी। हालांकि अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि बगदादी के बाद अभी 2 तरह की खबर आ रही। एक, जिसको बगदादी पहले बनाना चाहता था अपना उत्तराधिकारी, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया है। एक दूसरा नाम आ रहा है अब्दुल्ला करदाश कि उसको अब उत्तराधिकारी बनाया गया है। अभी कितना सच है अभी पता नहीं, लेकिन ये 2 तरह की चीज़ें हैं। अब ये ऑपरेशन तो ख़त्म हुआ, बगदादी मारा गया, लेकिन ISIS को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ये अभी भी उसके स्लीपर सेल या जो बाकी लोग हैं उसके समर्थक हैं वो कुछ हैं। हालांकि ये भी है कि इराक और सीरिया से लगभग ISIS का पूरा सफाया हो चुका, ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये सोच या ISIS की जो सोच है वो सोच अब भी है कि नहीं है, और वो सोच आगे कितना आकार लेता है, तो उसको देखते हुए शायद यही वजह है कि अभी एक अमेरिका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि उनका भी काम ख़त्म नहीं हुआ। वो ISI को जब तक पूरी तरह से जड़ से ख़त्म न कर दें, इसको बर्बाद न कर दें, तब तक उनका ऑपरेशन कम से कम इन इलाकों में जारी रहेगा। तो ये थी पूरी कहानी अबू बकर अल बगदादी की ज़िंदगी से लेकर मौत तक की। और आखिरी चीज़ आपको ये भी बताऊँ कि ये जब मौत हुई है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बगदादी की उम्र सिर्फ 48 साल थी, 48 ईयर्स। और इस ऑपरेशन में उस सुरंग के अंदर उसकी 2 बीवियाँ भी थी, जो उनके भी कमर पे बेल्ट बंधा हुआ था बारूद से भरा हुआ। लेकिन कहते हैं कि वो दोनों उड़ा नहीं पाई, उससे पहले ही क्रॉस फायरिंग में उन दोनों की मौत हुई। तो 2 बीवियाँ मरे, 3 बच्चे साथ में थे, वो भी शायद यही कहा जा रहा है कि बगदादी के थे। खुद बगदादी की मौत हुई। कुछ और भी बगदादी के जो साथ में लोग थे उनमें से कुछ मारे गए, कुछ एक जिनको लगा कि अब बचना मुश्किल है उन्होंने सरेंडर किया है। तो उनके ज़रिए भी अब वहाँ से जो अमेरिकी फ़ौज है वो कुछ सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। उस सुरंग से कुछ जानकारियाँ भी मिली, कुछ कागजात मिले हैं, इनके फ्यूचर प्लानिंग की क्या क्या चीज़ें थी उन पर स्टडी की जा रही है। आने वाले वक्त में उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा। तो कुल मिला के यही कहानी थी बगदादी की ज़िंदगी और बगदादी की मौत की।